आइए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो ब्रिटिश कूटनीति का एकदम क्लासिक उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट की, जिसे दुनिया मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जानती है। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जिसने भारत में पहली बार लोकतंत्र की हल्की सी झलक दिखाई, लेकिन उसी पल एक ऐसे बंटवारे के बीज भी बो दिए जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम सत्ता और राजनीति के इसी पेचीदा खेल को डिकोड करने वाले हैं। हम जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इन सुधारों की पृष्ठभूमि से, फिर समझेंगे कि अंग्रेजों के असली लक्ष्य क्या थे, उन्होंने विधायी शक्तियां कैसे बढ़ाईं, और फिर वो टर्निंग पॉइंट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन। इसके बाद हम इस पूरे एक्ट का मूल्यांकन करेंगे और अंत में देखेंगे इसकी वो विरासत जिसने देश को हमेशा के लिए बांट दिया। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। सुधारों की पृष्ठभूमि, राष्ट्रवाद का उबलता बर्तन। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का भारत कोई शांत जगह नहीं थी। राजनीति में एक उबाल सा आ रहा था। 1905 में बंगाल के विभाजन ने पूरे देश को जैसे झकझोर कर रख दिया था। स्वदेशी आंदोलन तेज हो रहा था और उग्रवादी राष्ट्रवाद एकदम अपने चरम पर था। ब्रिटिश सरकार को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर इस प्रेशर कुकर की सीटी को जल्दी नहीं खोला गया तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। और इसी भारी दबाव के बीच जॉन मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो ने 1909 के सुधारों का ये पूरा खाका तैयार किया। हमारा दूसरा भाग है ब्रिटिश लक्ष्य और उद्देश्य, एक बहुआयामी रणनीति। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। बाहर से देखने पर ये सुधार भले ही एक बहुत बड़ी रियायत लग रहे हों, लेकिन असल में ये अंग्रेजों की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। वो एक तीर से कई निशाने लगा रहे थे। सबसे पहला मकसद था बढ़ती हुई राजनीतिक अशांति को शांत करना। वो कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं को अपने पाले में लाना चाहते थे ताकि उन्हें गरमपंथियों से अलग थलग किया जा सके। पर इसके पीछे एक और बहुत ही गहरी चाल थी, भारतीयों के बीच फूट डालना। कुल मिलाकर वो ऐसे सीमित सुधार लाना चाहते थे जो दिखने में बड़े लगे पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ को जरा भी कमजोर न होने दे। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, विधायी शक्तियों का विस्तार, प्रगति का भ्रम। अपनी रणनीति को सच साबित करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो पहली नजर में बहुत ही प्रोग्रेसिव लगते थे। उन्होंने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ा दिया, यानी अब इनमें ज्यादा भारतीय शामिल हो सकते थे। और सबसे दिलचस्प बात, पहली बार चुनाव का कॉन्सेप्ट लाया गया। हाँ, ये चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष थे, पर फिर भी एक शुरुआत तो थी। सदस्यों को सवाल पूछने, बजट पर चर्चा करने और प्रस्ताव लाने जैसी नई ताकतें भी दी गईं। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट था। इन सारी शक्तियों की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। भारतीय सदस्य बजट पर चर्चा तो कर सकते थे, पर उस पर पूरी तरह से वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं था। वो जो भी प्रस्ताव पास करते वो महज एक सलाह से ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब असली ताकत, वीटो पावर और पूरा कंट्रोल अभी भी पूरी तरह से अंग्रेजों के ही हाथों में सुरक्षित था। खैर, इन सारी पाबंदियों के बीच भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल आया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लेवल पर सिर्फ अंग्रेज हुआ करते थे। वहां एक भारतीय का पहुंचना किसी बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत से कम नहीं था। इसने ये साबित कर दिया कि भारतीय भी सरकार के सबसे ऊपरी स्तर पर काम करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, सांप्रदायिक निर्वाचन का मोड़, एक निर्णायक बिंदु। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस कानून की कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? आखिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने 1909 के इस एक्ट को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए विवादों में ला खड़ा किया? इसका एकदम सीधा सा जवाब है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। नवगठित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मांगों को पूरा करने के नाम पर अंग्रेजों ने एक ऐसा दांव चला जिसका असर बहुत गहरा और भयानक होने वाला था। और ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता था। पृथक निर्वाचक मंडल का सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गईं, और सबसे बड़ी बात, इन सीटों पर वोट डालने का हक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को ही दिया गया। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति का सबसे बेहतरीन और खतरनाक कानूनी रूप था।
और सच कहें तो यहीं से भारत में उस सांप्रदायिक राजनीति की आधिकारिक शुरुआत हुई, जिसने धर्म को नागरिक पहचान से भी ऊपर रख दिया। चलिए बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, अधिनियम का मूल्यांकन, प्रभाव का आकलन। अगर हम निष्पक्ष होकर इसके अच्छे और बुरे पहलुओं को तौलें तो तस्वीर काफी उलझी हुई दिखती है। एक तरफ ये सच है कि इस एक्ट ने भारत में पहली बार चुनाव की बात की, भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाई और सार्वजनिक चर्चा के रास्ते खोले। पर दूसरी तरफ की सच्चाई बहुत ही कड़वी थी। सत्ता का कोई असली ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, उल्टा अंग्रेजों का कंट्रोल और मजबूत हो गया। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की वजह से आम जनता अभी भी सत्ता से बहुत दूर थी। और सबसे बड़ा नुकसान, इसने सांप्रदायिक विभाजन की एक ऐसी खाई खोद दी जिसे भरना आगे चलकर लगभग नामुमकिन हो गया। जाहिर है, इस दोहरे चेहरे वाले कानून पर भारतीयों का रिएक्शन भी बटा हुआ था। कांग्रेस के नरमपंथियों ने शुरू में इसका काफी स्वागत किया। उन्हें लगा कि चलो पूर्ण स्वशासन की तरफ एक कदम तो बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ गरमपंथी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका सीधा कहना था कि ये एक्ट बिल्कुल अपर्याप्त है और एक बहुत बड़ा धोखा है। कुल मिलाकर इस एक्ट ने बहुत ही चालाकी से राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ही एक दरार पैदा कर दी थी। और अब हमारा छठा और आखिरी भाग, एक विभाजित विरासत, भविष्य की नींव। मार्ले मिंटो सुधारों की असली अहमियत को अगर समझना हो तो हमें इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह देखना होगा। इसने प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत तो की, पर साथ ही सांप्रदायिकता को भी एक पक्का सरकारी ढांचा दे दिया। आगे चलकर 1919 और फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियमों में जो भी संवैधानिक विकास हुए, उनकी असल नींव इसी 1909 के कानून में ही रखी गई थी। इस पूरे एक्ट का जो कोर है वो इस बात से एकदम साफ हो जाता है। ये अधिनियम राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक कदम और औपनिवेशिक नियंत्रण की एक रणनीति, दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कोई आम कानून नहीं था, ये एक ही वार में लोकतंत्र का स्वाद चखाने और एकता को तोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक था। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबको सोचना चाहिए, कैसे एक छोटे से दिखने वाले संवैधानिक बदलाव के बोए गए बीज आने वाले समय में पूरे के पूरे राष्ट्रों की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इतिहास सिर्फ बीती हुई तारीखें नहीं है, ये आज को समझने का सबसे पावरफुल टूल है। खैर, इस टॉपिक पर बात तो बहुत हो सकती है, पर आज के लिए इतना।